बाली में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह एक प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का पल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेलगांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कहा, किसानों की आय बढ़ाना सरकार की पहली प्राथमिकता। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी का ऐलान। दिवंगत विधायक की पत्नी सावित्री मंडावी को मिली टिकट। और अंतर क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब SECL की गेवरा टीम ने जीता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बाली में G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र पर आज भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई। इस अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता सौंपी। श्री मोदी ने कहा कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का पल है, क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न राज्यों और शहरों में समूह की बैठकें आयोजित करेगा और G20 वैश्विक परिवर्तन के लिए प्रेरक की भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले एक साल में भारत का प्रयास होगा कि G20 सामूहिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्य करें। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास G20 की प्राथमिकता हो। यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे की तेजी से वृद्धि पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि ये G20 नेताओं की जिम्मेदारी है कि डिजिटल परिवर्तन के लाभ कुछ लोगों तक सीमित न रहें। उन्होंने कहा कि विश्व के नेताओं को ये प्रण करना चाहिए कि अगले 10 सालों में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में डिजिटल परिवर्तन हो, ताकि विश्व का कोई भी व्यक्ति डिजिटल प्रौद्योगिकी के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि यह सपना तभी साकार हो सकता है जब डिजिटल सुविधा सही अर्थों में समावेशी और व्यापक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 81,000 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स और 1,000 से ज्यादा अनुसंधान और विकास केंद्रों के साथ दुनिया में नवाचार का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। बेंगलुरु में आज प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अपने वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत में प्रौद्योगिकी समानता और सशक्तिकरण की ताकत है और युवाओं को सूचना के सुपर हाईवे से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल गरीबी से मुकाबला करने के लिए कर रहा है और ये साबित कर दिया है कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कैसे मानव कल्याण के कार्यों के लिए किया जा सकता है। We are using our talent for global good. Even in India, that impact is being seen. India jumped the 40th rank in the Global Innovation Index in this year.
In 2015, we were ranked 81. The number of unicorn startups in India had doubled since 2021. We are now the third largest startup hub in the world. We have over 81,000 recognized startups. There are hundreds of international companies that have R&D centers in India. This is due to India's talent pool. During COVID-19, low data costs helped poor students to attend online classes. Without these, 2 precious years would have been lost for them. Friends, India is using technology as a weapon in the war against poverty. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके विकास के बुनियादी ढांचे में बदलाव भी कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री गति शक्ति ऑनलाइन GIS पोर्टल के माध्यम से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करके कई क्षेत्रों में एक साथ काम करने में मदद कर रहे हैं। गौरतलब है कि बेंगलुरु में आज से 25वां प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। 3 दिनों के इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिग्गज भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में पहली बार 16 राज्यों के स्टार्टअप्स भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जनता को योजनाओं का लाभ दिलाना राज्य सरकार का पहला कर्तव्य है। कल डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बेलगांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जनता के हित में राज्य सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं। साथ ही किसानों की आय बढ़ाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। आम जनता के आय में वृद्धि करने की हमारी योजना है और उसमें हम सफल रहे और सारे योजनाएं हैं, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, सार्वभौम PDS योजना हो, सबको राशन मिले, अनाज मिले और शिक्षा की व्यवस्था इस और हाट बाजार क्लिनिक योजना, सुपोषण योजना, जितनी योजनाएं हैं वो संचालित हो रही है और सब उसका लाभ ले रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र एक बड़ी समस्या थी, आज बहुत कम ऐसे रह गए हैं जिसमें जाति प्रमाण पत्र बनाने की समस्या रही। अभियान चला के जो काम किए उससे लोगों के जाति प्रमाण पत्र बन रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बेलगांव की आम जनता से रूबरू होकर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने जन समूह से पैरादान करने की अपील भी की। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान उन्होंने घुमका को नगर पंचायत बनाने और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मुड़ीपार में पुलिस चौकी, टोला गांव में सहकारी बैंक की शाखा खोलने सहित अनेक घोषणाएं भी की। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने दिवंगत विधायक मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को अपना उम्मीदवार बनाया है। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर सावित्री मंडावी ने पार्टी आला कमान को धन्यवाद दिया। विधायक मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव समिति को 3 नामों का पैनल भेजा था। इसमें सावित्री मंडावी, बीरेश ठाकुर और हेमंत ध्रुव का नाम शामिल था, लेकिन सावित्री मंडावी के नाम पर ही मोहर लगी। इस सीट के लिए नामांकन भरने की कल आखिरी तारीख है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सावित्री मंडावी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस सीट के लिए भाजपा ने ब्रह्मानंद नेताम को टिकट दी है। वे वर्ष 2008 से इसी सीट में विधायक रह चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है कि जो भी भारत को अपनी मातृभूमि मानता है वो हिंदू है, चाहे वो जिस भी धर्म को मानने वाला हो। हम आपस में कितना भी लड़ते रहें, लेकिन संकट में हम सब एक हो जाते हैं। यही हमारी असली ताकत है। कल अंबिकापुर में आयोजित RSS के भव्य पथ संचलन के लिए बौद्धिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सनातन काल से हम सभी एकजुट हैं। जी से लेकर शंकर देव जी तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हमारे सारे कवियों ने, संतों ने, सब ने
पूरे भारत की महिमा गाई है। इन विविधताओं के बावजूद हम एक देश है, हम एक राष्ट्र है, प्राचीन समय से है। राजा बदलते रहे, बाहर से आक्रामक आए, उन्होंने भी कभी कभी राज किया, लेकिन हम वही भारत रहे। हम आज भी वही भारत है जो सनातन काल से चलता आया है। वहीं आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंचे विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि स्वयंसेवक संघ देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बड़ा अनुशासित संगठन है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस पर फौरन रोक लगानी चाहिए। और किस प्रकार से इस पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण हो रहा है, शासन के संरक्षण में हो रहा है, प्रदेश सरकार के, राज्य सरकार के संरक्षण में हो रहा है। और ये सिर्फ धर्मांतरण नहीं है, धर्मांतरण जो होता है वो राष्ट्रांतरण है। धर्मांतरण के पीछे जो भाव है वो राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर खतरा है और भूपेश जी को तत्काल इसको रोकना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत के उद्बोधन से पहले अंबिकापुर शहर के 4 स्थानों से भव्य पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बिलासपुर के दयालबंद स्थित बिजली ऑफिस एटीपी सेंटर में सोमवार को हुई डकैती के मामले में पुलिस ने कुछ ही घंटों में नाबालिग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूट की गई रकम में से 11,70,000 रुपए भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। इस मामले में बिलासपुर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने पत्रकारों को बताया कि एटीपी सेंटर में बिजली बिल कनेक्शन के बाद जब ऑपरेटर कैश रकम गिन रहा था, उसी समय कुछ नकाबपोश वहां पहुंचे और हथियार दिखाकर बिजली बिल की जमा रकम 13,33,000 रुपए लूटकर भाग गए। पुलिस ने मामले की सूचना लगते ही टीम बनाकर लुटेरों की तलाश शुरू की और कुछ ही घंटों में 6 आरोपियों को पकड़ लिया। लुटेरों ने 15 दिन पहले से ही लूट की योजना बना ली थी। इसमें मेन जो मुख्य प्लानर था पिंटू यादव करके एक व्यक्ति है जो कि 60 साल का है, विकलांग है। ये पूर्व में बिजली विभाग में लाइनमैन का कार्य कर चुका है और उस ऑफिस में अक्सर वो आना जाना करता था। उसको ये जानकारी थी कि एटीपी मशीन में भारी मात्रा में पैसा डिपॉजिट होता है और क्योंकि कल बिजली बिल डिपॉजिट करने की आखिरी डेट थी तो नॉर्मल डेज से करीब डबल अमाउंट इसमें इस्टेब्लिश था। जो भी इसमें जो इन लोगों ने घटना के बाद जो ये लोग गए हैं मधुबन शमशान घाट, वहाँ इन्होंने पैसों का आपस में वितरण किया है और उसके बाद ये लोग अलग अलग स्थानों पे चले गए हैं। इस मामले में एक आरोपी धर्मेंद्र यादव फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। कोरबा में खेली गई साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड अंतर क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब एसईसीएल की गेवरा टीम ने जीत लिया है। गेवरा की टीम ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में एसईसीएल दीपका को पराजित कर स्पर्धा का खिताब अपने नाम किया। एसईसीएल केंद्रीय कर्मशाला कोरबा के नेतृत्व में इस 3 दिवसीय अंतर क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। केंद्रीय कर्मशाला के महाप्रबंधक अरुण कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस प्रतियोगिता में एसईसीएल की 12 क्षेत्रीय टीमों ने हिस्सा लिया। हम लोगों ने 3 दिवसीय इंटर एरिया कंपटीशन यहाँ पर मनाया है और उसमें विनर टीम है गेवरा एरिया की और रनर्स अप हैं जो सेकंड उप विजेता हैं वो हैं दीपका एरिया की। इसमें टोटल 14 टीम पार्टिसिपेट की है और 3 दिनों तक ये खेल चलने के पश्चात इसमें पूरा समारोह अच्छे से हुआ है। स्पर्धा का खिताब जीतने वाली एसईसीएल गेवरा टीम के कप्तान मधुसूदन ने बताया कि पिछले 4 सालों से उनकी टीम उप विजेता थी। इस साल उन्होंने फिर अपना दबदबा कायम किया और खिताब जीता है। अभी मैच का परिणाम तो हम लोग गेवरा एरिया फाइनल लिया है। मैं 1991 से जब से आया हूँ 23 साल तक हम लोग लगातार इंटर कंपनी में लिए हैं और 4 साल सेकंड पोजीशन था कोल इंडिया में और अभी 4-5 साल से हम लोगों को यानी स्थिति ये था। 4-5 साल के बाद अभी फिर से पहले फिर अभी विजेता हुए हैं।
अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता में चुने हुए खिलाड़ी अब नागपुर में होने वाली कोल इंडिया कबड्डी प्रतियोगिता में एससीसीएल की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिससे दर्शकों की खूब सराहना मिली। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।